नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। दुनिया भर में ये हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के प्रति जागरूक करना है। जीव जगत के हित में इसके कई महत्व हैं। देखा जाए तो जैव विविधता की कमी होने से ही ग्लोबल वार्मिंग का संकट हम झेल रहे हैं। असमय आती प्राकृतिक आपदाएं भी जैव विविधता की कमी की तरफ ही इशारा करती है। ग्रह के संतुलन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता कितनी आवश्यक है, इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी से, जिनके साथ मौजूद है प्रोफेसर ओपी जोशी, जो हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। प्रवीण जी, कम होती जैव विविधता के जो कारण है, जिसकी मार हम लगातार झेल रहे हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो या अन्य प्राकृतिक आपदाएं, क्या ये सभी जैव विविधता को संरक्षण नहीं देने के कारण है? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से आपने जो बात उठाई है कि जैव विविधता कितना प्रभाव डाल सकती है, वाकई में, क्योंकि जैव विविधता ही है जिसके चलते हमारा जीवन चक्र, पृथ्वी का जीवन चक्र जो है वो एक समान। अगर जैव विविधता में कहीं भी इम्बैलेंस हुआ तो वो हम उसके परिणाम जो है वो भुगतने के लिए देखते हैं। हम पिछले कुछ समय से लगातार, आपने जिस तरीके से कहा कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक जो है वो कहीं ना कहीं एक कारण बना है, तो वो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग परिस्थितियां निर्मित होती है, और जब तक इसमें बैलेंस नहीं होगा, जैव विविधता में समानता नहीं होगी, तब तक हम इस तरह की जो है वो भुगतने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। इंदौर जो है वो लगातार स्वच्छता में तो नंबर 1 बना हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में जागरूकता काफ़ी कम है। हमें ज़रूरत है कि हमको बायोडाइवर्सिटी की ओर भी ध्यान देना होगा। इंदौर नगर निगम इस ओर प्रयास भी कर रहा है, जिला प्रशासन ने भी इस ओर कदम बढ़ाए हैं। और जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, ओपी जोशी साहब प्रोफेसर हैं और जैव विविधता के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम करते हैं, वे भी कुछ बताएंगे कि किस तरीके का काम हमें किया जाने की आवश्यकता है। स्वागत है आपका जोशी साहब। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जैव विविधता है क्या, क्योंकि आसान शब्दों में हम अगर किसी को समझा पाएंगे तो शायद वो और जागरूक होकर इस दिशा में काम कर सकें। देखिए, हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, इनमें काफ़ी भिन्नता रहती है। कहीं दो आपको समान नहीं दिखेंगे। एक छोटा सा जीव जिसे हम अमीबा कहते हैं, यहाँ से लेकर काफ़ी बड़ी हमें भेल तक दिखाई देती है। एक छोटा सा पौधा है, एक कोशा वाला, जिसे हम क्लेमाडोमोनास कहते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ पर सिकोया सरी के हज़ारों मीटर ऊंचे पेड़ भी है। तो ये जितने भी विविधता पाई जाती है, इनको हम वैज्ञानिक भाषा में जीव विविधता कहते हैं। यानी केवल जीव जंतु की भिन्नता ही हम साधारण भाषा में बोलें तो। और 1992 में जो रियो डी जेनेरो में सम्मेलन हुआ था पृथ्वी के पर्यावरण के बारे में, तब इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी, और तभी से ये 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया भी जाता है। और ये जो शब्द जैव विविधता है, इसको मेरे ख्याल से 1986 में एक रोजेन करके वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले ये प्रस्तावित किया था कि हम इसको वैज्ञानिक ढंग से ये शब्दावली यहाँ पर दी जा सकती है। कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपसे चर्चा हुई थी उस दौरान आपने कहा कि पृथ्वी को संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं। देखिए, ये जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो पेड़ पौधा, ये सभी आपस में एक दूसरे से एक कड़ी के रूप में जुड़े हैं या एक माला के रूप में जुड़े हैं। यदि माला का एक भी मोती टूटता है तो पूरी माला पर उसका प्रभाव जो है ये आता है। तो आज हम कई चीज़ ऐसी भी है जो हम जैव विविधता के बारे में आज नहीं जानते हैं, शायद भविष्य में हमें पता चले। तो महत्व इसलिए है कि ये जो जैव विविधता, इसमें सारे जीव जंतु जो हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भोजन श्रृंखला के रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य प्रकाश से, उनमें जो क्लोरोफिल वगैरह है, धरती से पानी लेकर के, इसको फिर शाकाहारी खाते हैं। शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, और मांसाहारी के बाद सर्वभक्षी, जिसमें मनुष्य भी आता है, उसको जो भी मिले वो खा लेता है। तो ये सब एक दूसरे को खा के संतुलन आपस में बना करके रखते हैं। तो इसलिए जैव विविधता जो है ये जरूरी है। और इसके साथ साथ पर्यावरण में भी इसका काफ़ी योगदान है। कई हम ऐसे पेड़ जानते हैं जो वायु प्रदूषण कम करते हैं, कई ऐसे पेड़ जो धरती की जो भू अपरदन वगैरह होता है, ये इसको रोक लेते हैं। और सबसे बड़ी बात इसके बाद ये है कि ये हमारी कई कल्चरल चीज़ों से भी जुड़े। हम कई पेड़ पौधे जीव जंतुओं की पूजा करते हैं। इसमें इथिकल रोल भी है, जो हमें ये कहता है कि इस पृथ्वी हमारे लिए ही नहीं है, ये जितने भी जीव जंतु सभी का इस पर अस्तित्व होना चाहिए।
इसके बाद बहुत बड़ा आर्थिकी लाभ भी इससे होता है जी। आज शायद 50-60% जो दवाएं बनाई जाती है वो कहीं ना कहीं पौधों से ही प्राप्त होती है। कई महत्वपूर्ण पौधों की आजकल खेती होने लगी, लोग उस खेती करके जो है पैसा कमा रहे हैं, तो इसका अपना आर्थिक महत्व भी जो है ये है ही। तो इन सारे संदर्भों को देखकर विशेषकर पर्यावरण का संतुलन का आर्थिक जो जैव विविधता जो ये बचाना जरूरी है। नहीं बचाई गई तो हम एक समझिए बड़े डिसास्टर की ओर जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि काफ़ी वर्ष पहले मॉरिशस में एक थोड़ा भारी पक्षी डोडो पाया जाता था जो ज़्यादा उड़ नहीं पाता था, उसमें मांस काफ़ी अधिक होता था, तो उसका खूब शिकार वहाँ पर किया गया और शायद 400 साल पहले वो यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया। अब उसकी विलुप्ति के साथ वहाँ पर एक पेड़ भी ख़त्म हो गया जिसको हम काल्वेरिया कहते थे। जब ये खोज की गई कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये पाया गया कि वो जो काल्वेरिया पेड़ था उसके बीजों में तभी अंकुरण होता था जब वे डोडो के पाचन तंत्र से होकर के बाहर आते थे। अच्छा। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे काफ़ी वर्ष पूर्व से थाईलैंड में काफ़ी सर्प जो है ये एक्सपोर्ट कर दिए गए, शायद उनकी सरकार की काफ़ी वहाँ पर आर्थिक तंगी वगैरह आ गई थी। अब सांप जो है ये चूहों को खाता है, तो उन्होंने सांप एक्सपोर्ट करके पैसा तो काफ़ी कमा लिया, परंतु फिर वहाँ पर चूहों की तादाद इतनी बढ़ गई कि उनकी खेती सारी खराब होने लगी। तो ये सब ऐसे कई उदाहरण एक दूसरे से सारे जुड़े हुए हैं, अगर नहीं होगा तो वो दूसरा संतुलन खराब करेगा। जैसे हम वैसे अगर हम देखें तो चींटी का कोई इस पूरे संसार में ऐसा अस्तित्व बहुत बड़ा नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो पर्यावरण के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नहीं, चींटी जो है ये खुद कई बार बीज बोती है। विदेशों में कई ऐसे पौधे देखे गए कि जिनके बीज चींटी लेके जाती है और जो जहाँ चलती है वहाँ पर पौधे उगते जाते हैं। तो कई ऐसी अभी चीज़ें जिसके बारे में आज भी हम नहीं जानते हैं कि वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी है। जो चीज़ों हमने स्टडी कर ली वो हम जनता को बता सकते हैं, और जो आगे भविष्य में जिनका अध्ययन किया जाएगा ये जनता को पता चलेगी। लेकिन बताते हैं जैसे मछली है, उसका भी एक अपना महत्वपूर्ण रोल है। अगर मछली हमारे संसार से समाप्त हो जाती है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण असंतुलित हो जाए। देखिए, मछली मतलब मछली जो है छोटे छोटे कई बार जो पौधे पाए जाते हैं जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, इनको खाती है। वो मछली शाकाहारी रहती है, उसको फिर मांसाहारी मछली खाती है। फिर पानी किनारे कई पक्षी आते हैं, वो भी मछलियों का अपना भोजन बना लेते हैं। तो सारी ये श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी है। मान लीजिए कोई ऐसी मछली खत्म हो गई जिसको कोई पक्षी खाता हो, तो वहाँ पर उसका प्रभाव आएगा। अच्छा, जीव जंतु समाप्त हो जाते हैं, उसका प्रभाव कितना पड़ता पृथ्वी पर? नहीं, देखिए, पूरा तो जीव जंतु एक समय समाप्त होंगे नहीं, परंतु जैसे जो समाप्त हो जाते हैं उनका प्रभाव कहीं ना कहीं तो पड़ता है। जैसे हम कहते हैं जंगल आज काफ़ी कटते जा रहा है, जंगल में आग भी लग रही है ग्लोबल वार्मिंग से, तो इससे पूरी जलवायु पर प्रभाव आ रहा है। हम हमारे ही शहर में अभी देखें तो कैसा मतलब गर्मी और बरसात का पूरा एक मिक्सर तरीका चल रहा है, कभी गर्मी पड़ जाती है, कभी बरसात हो जाती है। तो इन सब का मिला जुला प्रभाव जो है पर्यावरण पर कहीं ना कहीं तो आएगा ही। जोशी साहब, हमें बायोडाइवर्सिटी को जिंदा रखने या उसको और थोड़ा सा बेहतर बनाने की दिशा में आम जन को क्या करना चाहिए? संस्थाएं तो करती है, संस्थाएं यानी कि नगर निगम, संस्थाएं यानी कि जिला प्रशासन, ये या पर्यावरणविद, ये तो करते हैं, लेकिन आम जन को ऐसे छोटे छोटे क्या उपाय करने चाहिए जिससे हम अपनी जैव विविधता को और समृद्ध कर सकें? देखिए, शासन प्रशासन जो कार्य करता है ये तो अपनी जगह है ही, क्योंकि उनकी अपनी सीमाएं वो उस हिसाब से करते हैं। पर जन लोग भागीदारी की सबसे पहले हम इसको समझें। मतलब कई बार हम जानते ही नहीं है, अनजान में ही कई काम कर देते हैं। चलते रास्ते हम किसी पेड़ की पत्ती की तोड़ लेते हैं, कई चीज़ फल हम तोड़ करके फेंक देते हैं, कोई ऐसा जीव जंतु घर के सामने दिखता था हम उसे मार देते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रकृति ने कौन सी चीज़ किस लिए बनाई है। हम केवल हमारे संदर्भ में उसको देखते हैं। तो हर नागरिक, जैसे आजकल छोटे छोटे घोंसले जो है लोग घर पर लगा रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी चिड़िया वगैरह आने भी लगी है। और ख़ास करके ऐसी चीज़ें जो कि किसी समझ लीजिए जंतु से हमें प्राप्त होती है, जैसे सांप की जो ऊपर का कवर रहता है जिसको कैचुरी, इससे कई पर्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो कि किसी प्राणी को मार करके बनाई जाती है उनका हम कम से कम उपयोग करें, क्योंकि हमारी उस तक पीछे वो प्राणी की जो है जान जाती है। प्रवीण जी, प्रवीण जी, जिस तरह से पिछले वर्षों हमने कोरोना महामारी की मार झेली है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इसका कारण भी जैव विविधता की कमी ही हो सकता है?
जी, ये जोशी साहब बेहतर बता पाएंगे। कोरोना महामारी का जिस तरीके के एक प्रकोप पूरे विश्व में देखा गया, क्या कहीं न कहीं उसमें भी हम देखें कि इम्बैलेंस का पृथ्वी पर जो जिस तरह का असंतुलन हुआ उसके कारण है ये? कोरोना महामारी के समय काफ़ी अध्ययन किए गए हैं, आज भी अध्ययन किए जा रहे हैं, और उसमें ये एक महत्वपूर्ण तथ्य उभर करके आया है कि जंगलों के कटने के पीछे इसकी भूमिका रही है। क्योंकि आज भी जंगल में कई ऐसे जीव हैं जो कि वहीं पर रहते हैं, वो कहीं मनुष्य के मतलब हैबिटेट में आने की कोशिश नहीं करते हैं, परंतु वे जंगल यदि समाप्त हो गए तो कहीं तो जाएंगे वे। तो कोरोना के बारे में भी यही कहते हैं, कई जगह ऐसे जंगल काटे गए और वहाँ से वो वायरस जो था वो हमारी ह्यूमन कम्युनिटी में आ गया है। तो इसलिए हमें यदि किसी महामारी से भी बचना है आगे, तो हमें बायोडाइवर्सिटी बचाना ही होगी। और ये लगभग अब सिद्ध हो चुका है कि कोरोना कहीं ना कहीं जंगल के कटाव से इसका संबंध जो है ये जुड़ा है। कोरोना के दौरान जब दवाइयाँ खोजी जा रही थी, उस दौरान भी हमने इन्हीं वनस्पतियों जो हम जिस पेड़ की छाया के नीचे खड़े, ऐसे ही किसी पेड़ को खोजने का प्रयास किया ताकि उससे दवाई निर्मित की जा सके। देखिए, पूरे देश भर में, क्या मैं तो कहूँ संसार भर में, उस समय कोरोना काल में लगभग 22 ऐसे पेड़ पौधों पर खोज की गई। हमारे देश में भी काफ़ी लोगों ने काम किया है कि उन पर यदि आगे और काम किया जाए तो जो कोविड का वायरस है उसका काफ़ी कुछ नियंत्रण जो है ये किया जा सकता है। तो भविष्य में कौन सी महामारी आएगी, कौन से पौधे की हमें ज़रूरत पड़ती है, ये तो भविष्य बताएगा, परंतु बायोडाइवर्सिटी यदि बनी रही, जिंदा रही, तो हमें उसमें खोजने में पूरी संभावना रहेगी। और विशेष बात यह है कि हमारा देश जो है ये दुनिया के उन 12 देशों में शामिल है जहाँ जैव विविधता काफ़ी अधिक है। इनको हम हॉट स्पॉट्स भी कहते हैं। तो ये भी हमारे देश के लिए खुशी की बात है कि हम दुनिया के उन 12 देशों में शामिल हैं। और विशेषकर हमारा हिमालय का जो रीजन है और जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट जिन्हें हम कहते हैं, ये जैव विविधता में काफ़ी रिच है और हमें इनको बचाना ही चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जब हिमालय पर जो आजकल पर्वतारोहण बढ़ गया तो वहाँ पर प्लास्टिक या कुछ और ऐसी चीज़ें फेंक दी जाती हैं। समुद्र में जाते हैं तो समुद्र में गंदगियाँ हमने कई देखी, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो समुद्र से गंदगी निकालने का काम कर रही हैं ताकि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो और बेहतर हो सके। तो क्या आप मानते हैं कि हम पाश्चात्य की ओर या जितनी आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जैव विविधता को उतना खतरा है? ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम जितने आधुनिक होते जा रहे हैं, इतने हम इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर भी होते जा रहे हैं और फिर हमें पता नहीं होता था हम इन चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं। और आजकल हम चीज़ों का उपयोग नहीं, उपभोग कर रहे हैं। हमें ज़रूरत हो नहीं हो पर वो हम कहीं ना कहीं ले आते हैं या उनका कहीं ना कहीं उपयोग जो है ये करते ही हैं। तो इन बातों पर खास ध्यान देना ज़रूरी है। और मुझे ऐसा देखने में आता है कि हमारी अभी सारी सोच इकोनॉमिक्स पर डिपेंड है जी। और इकोलॉजी के बारे में हम नहीं सोचते हैं। इकोलॉजी मतलब पूरा पर्यावरण विज्ञान जिसमें बायोडाइवर्सिटी भी आती है। पहाड़ों की यही हालत है कि सरकार सोचती है कि हमारा पर्यटन बढ़े, पैसा आए, परंतु वहाँ की इकोलॉजी के अनुसार काम नहीं करने से जोशीमठ की त्रासदी भी हुई और भी कई त्रासदियाँ जो भी अभी भी कई शहरों की खबरें आ रही है। आप देखें कि वे शहर जो है, केदारनाथ में भी हम देखते हैं कभी भी भूस्खलन हो जाता है कहीं। तो ये भी सब वो जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम उस चक्र को देखें तो बायोडाइवर्सिटी उसमें कहीं ना कहीं विद्यमान रहती है। ये बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पर्यावरण से जुड़ी है, मतलब क्योंकि जैसे देखिए हर एक की कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे आप उतना ही खर्च करेंगे जितना आप कमाते हैं जी। ये आपकी कैरिंग कैपेसिटी है। 1-2-4% कहीं ज़्यादा कम हो सकता है, पर तो हम इस कैरिंग कैपेसिटी का अगेंस्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। यदि हमारा इंदौर शहर मान लीजिए 30 लाख पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, उसको बिजली दे दे, पानी दे दे, हर चीज़ दे दे, ड्रेनेज सिस्टम दे दे, परंतु यहाँ कर से एकदम 50 लाख पॉपुलेशन हो जाएगी तो कैसे हम मेंटेन करेंगे? हो भी रही है वैसे ही। तो ऐसे में हमको और ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी की ओर काम करना, पर्यावरण की ओर काम करने की आवश्यकता है। फिर यदि सिटी का एक्सपांशन होगा तो फिर हम इकोलॉजी को ध्यान में रख करके इसको बढ़ाएं। बिल्कुल। आज जैसे हम निर्ममता से पेड़ काट देते हैं, इसके बाद हमारे जलाशय जो है समाप्त हो गए। अभी देखिए ये जो पटेल में हादसा हुआ बावड़ी का, सरकार ने जल्दी में 10 कुआं बावड़ी तो बूर दिए, फिर हल्ला मचा तो उन्होंने बचाने की शुरुआत की। तो हमें पानी और पेड़ ये हर कोई बचाने की कोशिश करे, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, इन्हीं से बायोडाइवर्सिटी जुड़ी है। क्योंकि ये दोनों नहीं रहेंगे सूखा हो जाएगा, कहाँ से फिर बायोडाइवर्सिटी रहेगी? अच्छा, हम देखते हैं बचपन में जब हम आंगन में खेल रहे हैं तो गिलेरियाँ हमारे आसपास, चिड़ियाँ जो है गुरैया हमारे आसपास, कई और चींटे ऐसे जो जीव जंतु शायद आपने भी कभी किया हो कि
कि एक गड्ढा करके कांच के नीचे उसको किसी चींटे को दबा के हमको उसको करना, ये सारी चीज़ें जो हम करते थे शायद अब ख़त्म हो गई, और वो संतुलन भी कहीं ना कहीं असंतुलित होता नज़र आ रहा है। जैसे गोरैया के बारे में कहते हैं कि जो कच्चे मकान थे यहाँ घोंसले बना सकती थी, कच्चे मकान लगभग ख़त्म हो गए। अब कई ऐसे पक्षी जो पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं, वे पेड़ जो है सारे ख़त्म हो गए। तो ये सारा जो चेंज आ रहा है ये कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट तो कर ही रहा है। तो ये सब चीज़ें मान करके हमें अब आगे विकास करना होगा, जिसको आजकल एक नया शब्द आया है कि इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी मिला करके उसको इकोनॉमिक्स कहा गया है। और वे लोग ये कहते हैं आपका सारा जो विकास है या जो पूरी इकोनॉमिक्स है ये इकोलॉजी पे डिपेंड है। यदि इकोलॉजी आपकी ख़त्म हो गई तो इकोनॉमिक जो है ये ज़ीरो हो जाएगी। कहाँ से लाएंगे आप सारी चीज़ें? आज मान लीजिए आपको पूरी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हो गई, बाढ़ सूखा कुछ भी मान लें आप, भयंकर बरसात हो गई, तो आपके सारे कारखाने बंद हो जाएंगे, बिजली से रोज़गार नहीं मिलेगा। कितनी डाइवर्सिटी एकदम या कितनी एकदम क्राइसिस हमारे सामने हो जाएगी। तो इन सब सारी जुड़ी हुई चीज़ों को हमें सामूहिक रूप से लेकर के विकास की रूपरेखा बनानी पड़ेगी। केवल सड़क चौड़ी करने से, फ्लाईओवर बना देने से केवल विकास हम नहीं कर सकते। पूजा कुछ जानना चाहती है? जी, मैं जानना चाहूँगी जिस तरह से ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई, तो क्या ये माना जा सकता है कि जैव विविधता का प्रमुख कारण ये लगातार बढ़ता कंस्ट्रक्शन, पेड़ों की कटाई और जानवरों का भक्षण ही है? जैसे कि जोशी जी ने बताया कि जोशीमठ जो रहा है पहले काफ़ी खूबसूरत जगह हुआ करता था, लेकिन जब से वहाँ पर पहाड़ों की कटाई शुरू हुई है वो जगह पूरी तरह से अब खाली हो गई है। तो क्या यही कंस्ट्रक्शन सबसे बड़ा कारण यहाँ पर माना जा सकता है? लगातार विकास की तरफ जो चीज़ें जा रही है, जो अंधाधुंध यहाँ पर हो रहा है पूरी दुनिया में, देश में जो हो रहा है, तो क्या सबसे बड़ा कारण जैव विविधता की कमी का यही हो सकता है? बिल्कुल। पूजा जानना चाहती, जो अंधाधुंध विकास हो रहा है वो कहीं ना कहीं जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव डालता है? बिल्कुल डालता है। आपने यदि विकास के नाम से कोई पेड़ काट दिए, उस पेड़ पे कौन कौन से पक्षी आते थे, कौन कौन से दूसरे जीव वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि पेड़ अपने आप में पूरी इकोसिस्टम है। वो पानी को भी बुलाता है, ज़मीन को भी रोक कर रखता है, पक्षियों को आवाज़ देता है। तो यदि विकास के नाम से आप पेड़ काट देंगे तो निश्चित बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होगी, इसमें कहीं हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। जोशी जी, अंतिम सवाल ये कि आम पब्लिक को मैंने पहले भी पूछा था, लेकिन कौन से ऐसे छोटे छोटे काम करने चाहिए जिससे हम अपना योगदान दे सके, आम जन का योगदान, कि घर पे बैठा व्यक्ति भी जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में अपना योगदान दे सकता? तो इसमें मेरा ये कहना है, एक तो हम इस जैव विविधता के बारे में पढ़ें। आज भी जैसे ही ऐसा लोग समझते जैव विविधता मतलब विज्ञान का शब्द होगा, विज्ञान वाले इसको जानें, तो हम इसको पढ़ें। आजकल काफ़ी हमें नेट की सुविधा है, आजकल तो पूरा सोशल मीडिया भी है, तो हम ये ज़्यादा ज़्यादा चीज़ पहले तो इसको पढ़ करके समझें, और समझने के बाद फिर हम आसपास वालों को भी समझाएं। क्योंकि कई बार ऐसा हम समझ लेते हैं परंतु आसपास वालों को नहीं समझा देते हैं, तो वो भी दिक्कत आती है। और फिर यदि कहीं ऐसी लगती है कि बायोडाइवर्सिटी हमारी किसी कार्य से ख़त्म है, सरकार पे भी दबाव डालें। कई जगह ऐसे कार्य हुए, भोपाल में ही हुए हैं कि कई संगठन ने जो है पेड़ों को कटाएं जो है रुकवा दिया। तो जन जागरण जो है, जन जागृति ये भी काफ़ी ज़रूरी है। अभी हम पर्यावरण के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में तो काफ़ी कुछ सचेत हो गए, लेकिन जैव विविधता पर अभी भी इतनी चेतना नहीं है मतलब अभी, और ये लाना पड़ेगी। और ये पर्यावरण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब जुड़ी हुई है, महत्वपूर्ण, सब पर्यावरण के ही भाग है मतलब। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से डॉक्टर ओपी जोशी साहब ने बहुत विस्तार से बताया, क्योंकि जैव विविधता को लेकर वाकई में आम जन में इतनी जागरूकता नहीं है, जिसके चलते हुए जाने अनजाने कहीं ना कहीं हमारे जैव विविधता को भी प्रभावित करते हैं, साथ में जो है वो पर्यावरण भी प्रभावित होता है। तो ये संतुलन बिगड़ने के जो हम जोशीमठ का उदाहरण उन्होंने दिया, आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, तो ये ऐसे प्रमुख कारण हैं जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जैव विविधता से जुड़े हैं। तो यदि आम जन छोटे छोटे प्रयास कर लें तो वो न सिर्फ जैव विविधता को और समृद्ध करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरण को भी और बेहतर बनाएगा। जी जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी दर्शकों तक और हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमें समझना होगा कि जीवन और जैव विविधता एक दूसरे के पर्यायवाची है। किसी एक जीव का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता किसी दूसरे के बिना। हम सभी की दुनिया एक है, प्रत्येक व्यक्ति जैव विविधता को बचा सकता है। अगर आप पर्यावरण के प्रति सजग रहे, अगर अपने जीवन काल में आप एक भी पेड़ लगा रहे हैं, तो आप भी जैव विविधता के संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़। नमस्कार।
है।